मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर राजनीति विज्ञान के मूल आधार में राजनीतिक दल के बारे में अध्ययन करेंगे। लोकतंत्र में राजनीतिक दल आवश्यक हैं। लोकतंत्र राजनीतिक दल के अभाव में जीवित ही नहीं रह सकता। लोकतंत्र में क्योंकि चुनाव दलीय आधार पर होते हैं, सरकार दलीय आधार पर बनती है, इसी लोकतंत्र में राजनीतिक दल आवश्यक है। जिसे मुनरो कहते हैं, विश्व के इतिहास में कभी भी ऐसी स्वतंत्र सरकार नहीं रही जिसमें राजनीतिक दल का अस्तित्व न हो। मैकाइवर का कहना है, जिस राज्य में दल प्रणाली नहीं होती उसमें क्रांति ही सरकार को बदलने का एकमात्र तरीका होता है। यानी राजनीतिक दल लोकतंत्र की आत्मा है, राजनीतिक दल लोकतंत्र का आधार है, क्योंकि सरकारें दल के आधार पर बनती हैं। सरकार पर नियंत्रण प्रतिपक्ष यानी राजनीतिक दल के द्वारा ही लगाया जाता है। दल लोकमत को अभिव्यक्त करते हैं, राजनीतिक शिक्षा प्रदान करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे राजनीतिक दल की परिभाषा, और उस परिभाषा के आधार पर हमें यह स्पष्ट हो जाएगा कि हम दल किसे कहते हैं। न्यूमैन का कहना है, राजनीतिक दल एक स्वतंत्र समाज में नागरिकों के उस व्यवस्थित समुदाय को कहते हैं जो शासन तंत्र को नियंत्रित करना चाहता है और उसके लिए जन सहमति में भाग लेकर अपने कुछ सदस्यों को सरकारी पदों पर भेजने का प्रयास करता है। यानी दल वह है जिसके व्यवस्थित सदस्य होते हैं, एक समूह के रूप में कार्य करता है। बर्क का कहना है, राजनीतिक दल लोगों का एक समूह है जो कुछ सिद्धांतों पर सहमत होकर अपने संयुक्त प्रयासों द्वारा जनहित को आगे बढ़ने के लिए संगठित करता है। यानी राजनीतिक दल वे हैं जो कि नागरिकों के एक समूह के रूप में हैं, एक राजनीतिक संस्था के रूप में कार्य करते हैं और जिनका लक्ष्य अपने मताधिकार के प्रयोग द्वारा सरकार पर नियंत्रण रखना और अपनी सामान्य नीति को संपादित करना होता है। यानी दल लोगों का समूह है जो कि एक ही विचारधारा से जुड़े होते हैं और उस विचारधारा से जुड़कर उसी विचारधारा के अनुसार कार्य करते हैं। नेक्स्ट है दल प्रणाली के रूप। दल प्रणाली को हम 3 भागों में बांटते हैं: एक दलीय प्रणाली, द्विदलीय प्रणाली और बहुदलीय प्रणाली। एक दलीय प्रणाली वह दल प्रणाली होती है जिस राजनीतिक व्यवस्था में केवल एक ही राजनीतिक दल होता है। एक दलीय प्रणाली को सामान्यतया सर्वाधिकारवादी और जनहित विरोधी समझा जाता है, क्योंकि एक दलीय प्रणाली में तानाशाही शासन होता है, जिससे कि चीन में साम्यवादी दल है और उसी साम्यवादी दल का वहाँ हम अधिनायकवादी शासन देखते हैं। इसी तरह से हिटलर और मुसोलिनी के द्वारा, जो कि एक अधिनायकवादी शासक माने जाते हैं इतिहास के, उन्होंने भी एक ही दल को प्रभुता दी है। सेकंड है द्विदलीय प्रणाली। द्विदलीय प्रणाली हम उस प्रणाली को कहते हैं जिसमें 2 राजनीतिक दल होते हैं। इंग्लैंड, अमेरिका ऐसे देश हैं जहां द्विदलीय प्रणाली पाई जाती है। अब हम इस द्विदलीय प्रणाली का मूल्यांकन करेंगे, यानी इसके क्या लाभ हैं और क्या दोष हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसके लाभ या इसके गुण। पहला गुण है वास्तविक प्रतिनिधि सरकार की स्थापना। इस प्रणाली में जनता की इच्छाएं प्रत्यक्ष देखने को मिलती हैं। इसके अंतर्गत उसी दल को बहुमत मिलता है जो दल जनता में सबसे अधिक लोकप्रिय है। और वास्तविक प्रतिनिधि 2 ही दल हैं और 2 ही दल में से एक को चुनना है, तो वास्तविक प्रतिनिधि शासन स्थापित हो जाता है। सरकार का निर्माण सरकार का निर्माण सरल होता है। एक दल को स्पष्ट बहुमत मिल जाता है और वह आसानी से अपनी सरकार बना लेती है। नेक्स्ट है शासन में स्थायित्व और निरंतरता। 2 दल होने के कारण, चूँकि एक दल को स्पष्ट बहुमत मिल जाता है, इसीलिए शासन स्थायी होता है और निरंतर चलता रहता है। नेक्स्ट है संवैधानिक गतिरोध नहीं। संवैधानिक गतिरोध की स्थिति नहीं आती है। 2 दल हैं, एक दल को स्पष्ट बहुमत मिल गया,
ऐसा नहीं होता कि किसी भी दल को स्पष्ट ना बहुमत ना मिले और संवैधानिक गतिरोध की स्थिति आ जाए कि कौन सरकार बनाए, स्पष्ट हो ही ना पाए, तो ऐसा नहीं होता है। संगठित विरोधी दल, दो दल हैं, एक सत्ता में आता है और एक दल प्रतिपक्ष में होता है, और प्रतिपक्ष वाला दल संगठित विपक्ष की भूमिका निभा पाता है। नेक्स्ट है शासन में एकता और उत्तरदायित्व। शासन में एकता और उत्तरदायित्व रहता है, कुशलता रहती है, एक ही दल के हाथ में शासन रहता है। तो इस तरह से ये कुछ अच्छाइयाँ द्विदलीय प्रणाली की है। जैसे कि लास्की कहते हैं, यह एकमात्र प्रणाली है जिसके द्वारा जनता निर्वाचन के समय अपने शासन का प्रत्यक्ष चुनाव कर सकती है। यह उस शासन में अपनी नीति के अनुसार कानून बनाने की क्षमता रखता है। यह उसकी असफलता के परिणामों को समझ में आने वाले रूप में सामने लाती है तथा यह दूसरे दल की शासन की अविलंब स्थापना भी कर सकता है। नेक्स्ट है द्विदलीय प्रणाली के दोष। पहला दोष है मतदान की स्वतंत्रता सीमित। जनता को दो में से एक ही विकल्प चुनना हो सकता है, तो मतदान की स्वतंत्रता सीमित हो सकती है। मान लीजिए कोई मतदाता दोनों से ही असहमत है, तो या तो उसे असहमति के आधार पर मत देना होगा या फिर वह अपने मताधिकार का प्रयोग ही नहीं करेगा। नेक्स्ट है राष्ट्र का विभाजन। राष्ट्र दो भागों में विभाजित हो जाता है, यानी एक दल के समर्थक एक हिस्से में, एक दल के समर्थक दूसरे हिस्से में। नेक्स्ट है बहुमत की निरंकुशता। एक ही राजनीतिक विचारधारा होने के कारण बहुमत की निरंकुशता होती है। कार्यपालिका शक्ति और व्यवस्थापिका शक्ति अगर एक ही हाथ में होती है तो तानाशाही आ सकती है। नेक्स्ट है मंत्रिमंडलीय तानाशाही। एक ही दल को बहुमत मिलने के कारण मंत्रिमंडल तानाशाह हो जाता है। नेक्स्ट है विरोधी दल का अनावश्यक विरोध। विरोधी दल का अनावश्यक विरोध जनता को सहना पड़ता है, यानी जो जनता है वह विरोधी दल का अनावश्यक विरोध सहती है। अनेक हित बिना प्रतिनिधित्व के रह जाते हैं, उन्हें किसी भी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है। तो ये कुछ कमियां द्विदलीय प्रणाली की हम देखते हैं। नेक्स्ट है बहुदलीय प्रणाली। बहुदलीय प्रणाली उस प्रणाली को कहा जाता है जिसमें बहुत सारे राजनीतिक दल पाए जाते हैं। कुछ राष्ट्रीय दल हो सकते हैं, कुछ क्षेत्रीय दल हो सकते हैं, कुछ सांप्रदायिक दल हो सकते हैं। भारत और फ्रांस ऐसे राज्य हैं जहां हम बहुदलीय प्रणाली देखते हैं। बहुदलीय प्रणाली का भी हम मूल्यांकन करेंगे, इसके लाभ और इसके दोष, या इसके गुण और इसके दोष। इसका लाभ यह है कि मतदाताओं को अधिक स्वतंत्रता होती है। बहुत सारे विकल्प हैं, कांग्रेस को चुना, बीजेपी को चुना, किसी और पार्टी को चुना, किसी को भी मतदाता चुन सकता है। मंत्रिमंडल की तानाशाही नहीं, क्योंकि ज़्यादातर या तो स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता है, अगर मिलता भी है तो मंत्रिमंडल तानाशाह मंत्रिमंडल की भूमिका नहीं निभा पाता है। सभी विचारधाराओं को व्यवस्थापिका में प्रतिनिधित्व। देश में बहुत सी विचारधाराएं हैं, जैसे भारत में कम्युनिस्ट भी हैं, दूसरे विचारधारा के लोग भी हैं, तो सभी विचारधाराओं को व्यवस्थापिका में प्रतिनिधित्व मिल पाता है। नेक्स्ट है राष्ट्र दो गुटों में विभाजित नहीं। राष्ट्र दो गुटों में विभाजित नहीं हो पाता है। बहुत सारे राजनीतिक दल होने के कारण शक्ति के बहुत सारे केंद्र हैं। व्यक्तित्व बनाए रखने में सहायक होता है। अगर व्यक्ति एक दल से संतुष्ट नहीं है तो वह अपने आप को दूसरे दल से जोड़ लेता है या दूसरे दल से जुड़ जाता है। नेक्स्ट है बहुदलीय व्यवस्था के दोष। पहला दोष है शासन में अस्थिरता। ये बहुत बड़ा दोष है बहुदलीय प्रणाली की। फ्रांस में तो इतने मंत्रिमंडल बदले कि कहा जाने लगा था कि जितनी जल्दी आदमी शर्ट बदलता है उतनी जल्दी फ्रांस में मंत्रिमंडल बदल जाते हैं, क्योंकि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत अगर नहीं मिल पाता है तो ऐसी स्थिति में शासन में अस्थिरता होती है। नीति में भी अनिश्चितता होती है। आज एक सरकार ने कोई निर्णय ले लिया, वो सरकार अगर कल बदल जाती है तो उसकी नीति बदल जाती है।
नेक्स्ट है शक्तिशाली विपक्ष का अभाव। बहुदलीय प्रणाली की बहुत बड़ी कमी है कि शक्तिशाली विपक्ष नहीं होता है और जो विपक्ष होता भी है वो बिखरा हुआ होता है। जैसे हम भारत में देखते हैं जो प्रतिपक्ष है वो बिखरा हुआ है। नेक्स्ट है स्वार्थी नीतियों का प्रभुत्व। स्वार्थी नीतियों का प्रभुत्व हो जाता है, समय के अनुसार दल लोग बदल देते हैं, लगता है कि इसकी सरकार बन सकती है तो उस दल में चल जाते हैं, तो एक तरह से स्वार्थी नीतियां प्रभावशाली हो जाती हैं। कार्यकुशलता में कमी, कार्यकुशलता में कमी आती है, गठजोड़ में ही जो नेता हैं वो व्यस्त रहते हैं। नेक्स्ट है दीर्घकालीन योजना नहीं, दीर्घकालीन योजनाएं नहीं बन पाती हैं, क्योंकि दीर्घकालीन योजनाएं तब बन सकती हैं जब सरकार सुदृढ़ और स्थिर हो। तो दीर्घकालीन योजनाएं बनाने में बहुत दिक्कत महसूस होती है। नेक्स्ट है राजनीतिक दल के आवश्यक तत्व, यानी किन तत्वों के आधार पर राजनीतिक दल का निर्माण होता है। राजनीतिक दल के कुछ आवश्यक तत्व हैं जो कि इस प्रकार हैं। पहला है मूलभूत सिद्धांतों में एकता। राजनीतिक दल का निर्माण तभी हो पाता है जब मूलभूत सिद्धांतों में एकता हो। मूल प्रश्नों पर यदि एकता है तो परस्पर सहयोग के आधार पर एक संगठन का, एक दल का निर्माण हो सकता है। दूसरा है संगठन एक से विचारधारा हो, अगर एक से विचारधारा नहीं हो तो संगठन नहीं हो सकता। नेक्स्ट है संवैधानिक साधनों का प्रयोग करें। दल के लिए ये बहुत आवश्यक तत्व है कि वो संवैधानिक साधनों का प्रयोग करें, यानी विरोध के लिए तोड़फोड़, प्रदर्शन, असंवैधानिक साधनों का अगर प्रयोग करते हैं तो उन्हें हम दल नहीं मान सकते। सत्ता प्राप्ति की इच्छा, राजनीतिक दल वही है जिसमें सत्ता प्राप्ति की इच्छा हो। नेक्स्ट है राष्ट्रीय हितों की अभिव्यक्ति। राजनीतिक दल के लिए भी आवश्यक है कि वो धर्म, जाति, इन संकीर्ण मनोवृत्तियों से ऊपर उठे और राष्ट्रीय हित को अभिव्यक्त करे। तो इस तरह से ये कुछ आवश्यक तत्व राजनीतिक दलों के माने जाते हैं। बर्क का कहना है राजनीतिक दल मनुष्यों का वह समूह है जो सिद्धांतों के आधार पर जिससे वो सहमत हों, अपने संयुक्त प्रयत्नों द्वारा राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि के लिए संगठित हुआ हो। नेक्स्ट है प्रजातंत्र में राजनीतिक दल के कार्य। प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों के द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं जो कि इस प्रकार हैं। दल चूँकि लोकतंत्र का आधार है, दल लोकतंत्र की रीढ़ होता है, तो इसीलिए दल के द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं। जैसे कि मैरियम का कहना है राजनीतिक दलों का कार्य पदाधिकारियों का चुनाव करना, लोक नीति का निर्धारण करना, शासन का संचालन अथवा उसकी रचनात्मक आलोचना करना, राजनीतिक प्रचार और शिक्षण तथा व्यक्ति की सरकार के बीच अच्छे संबंध बनाए रखने में सहायता देना है। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के जो कार्य हैं वो इस प्रकार हैं। पहला है अपने पक्ष में जनमत का निर्माण करना। ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि जो जनता है वह राजनीतिक दलों को समझे। तो राजनीतिक दल अपने सभाओं के माध्यम से अपनी नीतियों का प्रचार प्रसार करते हैं। देश की जो तत्कालीन समस्याएं हैं उन समस्याओं के संबंध में अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं जिससे जनमत का निर्माण होता है। दूसरा है राजनीतिक चेतना का प्रचार करना। नागरिकों को राजनीतिक शिक्षा मिलती है और इन्हें विभिन्न पहलुओं की जानकारी मिलती है। ये आलोचना करते हैं जिससे लोगों को सरकार की नीतियों के बारे में पता चलता है। तो राजनीतिक चेतना, राजनीतिक जागृति लाना इनका काम है। चुनाव में भाग लेना, चुनाव में भाग लेते हैं जिससे वो अपने सिद्धांतों को क्रियान्वित करते हैं। चुनाव के समय अपनी नीतियों का प्रचार प्रसार करते हैं, प्रतिपक्ष की कमियों को उजागर करते हैं, अपने पक्ष में जनमत का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है शासन की बागडोर संभालना। शासन की बागडोर भी इनके द्वारा संभालने का काम किया जाता है, यानी कि शासन की बागडोर ये संभालते हैं। चुनाव में बहुमत प्राप्त करने के बाद ये जो सत्ता है उसकी बागडोर संभालने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है सरकार पर नियंत्रण रखना। ये सरकार पर भी नियंत्रण लगाते हैं प्रतिपक्ष बनकर। नेक्स्ट है सरकार के विभिन्न विभागों में सहयोग और सामंजस्य स्थापित करना। सरकार के जो विभाग हैं उनमें
ये सहयोग स्थापित करने का कार्य करते हैं। सरकार और जनता के बीच संपर्क स्थापित करना, हम अपने प्रतिनिधियों से ही अपनी शिकायतें बताते हैं, तो इस रूप में ये कार्य भी इनका है। नेक्स्ट है दल प्रणाली का मूल्यांकन, इसके गुण और दोष। पहले हम देखेंगे गुण। पहला गुण है मानव स्वभाव के अनुकूल। राजनीतिक दल मानव स्वभाव के अनुकूल होते हैं। मानव स्वभाव में भिन्नता होती है, कुछ उदार कुछ उग्र, तो उस आधार पर लोग उस दल से जुड़ जाते हैं। लोकतंत्र के लिए आवश्यक चुनाव होते हैं लोकतंत्र में, तो यह इनका गुण है कि ये चुनाव में भाग लेते हैं। शासन को दृढ़ता देना, संगठन में शक्ति होती है। व्यक्तिगत आधार पर यदि चुनाव होगा तो सरकार स्थायी नहीं होगी। दलीय आधार पर जो चुनाव होता है तो चुनाव जो सरकार है वो दृढ़ता से कार्य करती है। सार्वजनिक शिक्षा का साधन, ये जनता को सार्वजनिक शिक्षा उपलब्ध कराते हैं। शासन की निरंकुशता पर नियंत्रण, विरोधी दल होकर यह शासन को तानाशाह होने से रोकते हैं। श्रेष्ठ कानूनों का निर्माण करने में सहायक होते हैं। विपक्ष सत्तारूढ़ दल पर नियंत्रण लगाता है और राजनीतिक दल को या सत्तारूढ़ दल को तानाशाह होने से रोकता है। राष्ट्रीय एकता का साधन, देश को संकीर्णता से ऊपर उठाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी पहचान बनाने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है राजनीतिक दलों के दोष। कुछ दोष भी हैं राजनीतिक दलों में। पहला है लोकतंत्र के विकास में बाधक, कई बार व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन कर देते हैं। कई बार सहमत नहीं होने पर भी दल की हाँ में हाँ मिलाना व्यक्ति की मजबूरी हो जाता है। दूसरा है राष्ट्रीय हितों को हानि। कई बार राजनीतिक दल अपने हित के आधार पर वोट पाने के लिए कभी सांप्रदायिकता का सहारा लेते हैं, कभी जाति का सहारा लेते हैं, और ये स्थिति राष्ट्र को कई बार विभाजित कर देती है और वह राष्ट्रीय हितों के लिए हानिकारक हो सकती है। नेक्स्ट है शासन कार्य में सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों की उपेक्षा, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति ना तो जी हजूरी कर सकते हैं, ना ही वे लोग चुनाव में लड़ने जैसा काम करते हैं। इसीलिए कई बार जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं वो राजनीति से दूर हो जाते हैं। भ्रमात्मक राजनीतिक शिक्षा का प्रसार करना, सत्ता हथियाने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं। भ्रमात्मक शिक्षा का प्रचार प्रसार करते हैं, जैसा हम भारत में देखते हैं। जैसे अभी इस समय बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, आसाम में चुनाव हो रहे हैं, तो सत्ता प्राप्त करने के लिए जो भ्रमात्मक शिक्षा है वह फैलाई जाती है। जनता में मतभेदों को प्रोत्साहन देना, राजनीतिक दल मतभेद को दूर करने का प्रयास नहीं करते, उन्हें बढ़ाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि लोग विभाजित हों और उसका फ़ायदा उन्हें मिले। राजनीति में भ्रष्टाचार, राजनीतिक दल राजनीति में भ्रष्टाचार लाते हैं, नीचे से ऊपर की ओर संगठित रहते हैं। चुनाव के समय स्थानीय शाखाएं सक्रिय होती हैं। दल का उम्मीदवार अगर जीत जाता है तो गलत तरीके से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास करता है और उसके कारण राजनीति में भ्रष्टाचार होता है। समय और धन का अपव्यय, राजनीतिक दल में समय और धन का अपव्यय होता है। राजनीतिक दल में प्रतिपक्ष विरोध का रवैया अपना लेता है और इससे समय नष्ट होता है। तो इस तरह से राजनीतिक दल में ये दोष पाए जाते हैं, लेकिन निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दलों के ये दोष मानव स्वभाव का परिणाम है। अगर मानवीय चरित्र उत्तम हो तो राजनीतिक दलों के दोषों को दूर करके उनसे मुक्ति पाई जाती है। जैसे हम कहते हैं कि विभाजन को पैदा करते हैं, झूठ का सहारा लेते हैं, भ्रष्टाचार को पनपाते हैं, ये सब मानव स्वभाव के परिणाम हैं। वैसे अगर हम देखें तो राजनीतिक दल लोकतंत्र की रीढ़, लोकतंत्र की आत्मा, लोकतंत्र का आधार माने जाते हैं। धन्यवाद।